बेटा देखिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिवाइज करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपने सिलेबस में केवल एक ही प्रकार का बिल है, वो है ट्रेड बिल। मतलब पहले उधारी में माल बेचा जाएगा, उसके बाद में बिल ड्रॉ किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। एक ऐसे डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम जहां एक ही सिचुएशन पूरी अंत तक चल रही है, मतलब दो लोगों के बीच के व्यवहार आपको दिए हैं जो आखिरी तक चल रहे हैं। और आपको दूसरी जो यहाँ पे सिचुएशन मिलेंगी वो है कंडीशनल प्रॉब्लम, जहां आपको चार पांच छोटे छोटे केस दिए रहेंगे और आपको उन केसेस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसमें मेन मेन मुद्दे जो है वो आप एक बार दिमाग में ले लो कि मेन मुद्दे इस चैप्टर में है कि आपको डिसऑनर की एंट्री करना आना चाहिए। उसके बाद आपको रिटायरमेंट की एंट्री आनी चाहिए, आपको रिन्यूअल की एंट्री आनी चाहिए और आपको इंसॉल्वेंसी की एंट्री आनी चाहिए। अगर आपने ये चार बातें ध्यान दे दी तो फिर इस चैप्टर में कुछ ऐसा रिवाइज करने को बचेगा नहीं। ये चार मुद्दे रिवाइज करने हैं। आपको सभी प्रकार का डिसऑनर ट्रीट करते आना चाहिए, आपको रिटायरमेंट की एंट्री आनी चाहिए, रिन्यूअल आना चाहिए और इंसॉल्वेंसी वाला केस हैंडल करना आना चाहिए। पहला प्रॉब्लम रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए पूरा रिवाइज करवाऊंगा। पेपर में आंसर उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए। यहाँ हम पूरा करेंगे, मतलब दो लोग हैं सीमा और रोमा, दोनों की बुक में हम पूरा हिसाब और लेजर बनाएंगे। तो दो फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिए। बेटा ध्यान दीजिए, यहां बोला है कि सीमा परचेस फ्रॉम रोमा। जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो आपका पहला काम है कि यह आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है। तो जो व्यक्ति माल बेचता है वो ड्रॉवर है, जो व्यक्ति माल खरीदता है वो ड्रॉवी है। तो यहाँ सीमा ने माल परचेस किया है, सीमा ने माल परचेस किया है मतलब सीमा ड्रॉवी है। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल ऑफ सीमा ड्रॉवी। और उसने ये माल खरीदा है रोमा से। सीमा ने माल खरीदा मतलब रोमा ने माल बेचा। जो व्यक्ति माल बेचता है वो ड्रॉवर होता है।
तो जब भी पेपर में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज करोगे तो पहले तो यही जज करो कि कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है। बेटा ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल होता है और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा बिल्स पेएबल होता है। ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल रहेगा, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल रहेगा। जैसा जैसा बोला है वैसी वैसी एंट्री करते चलो। बेसिक रूल यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं वो ध्यान में रखो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। असेट बढ़ी तो डेबिट, कम हो गई तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट। जर्नल एंट्री का चैप्टर है तो बराबर समझ के एंट्री करना है। डेट दी है तो डेट वाइज चलेंगे। तो 1 अगस्त 19 के दिन माल बेचा गया। रोमा बोलेंगी कि मैंने सीमा को माल बेचा, मतलब हु इज द रिसीवर, सीमा इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, सीमा का अकाउंट डेबिट। माल बेचना अपनी इनकम है, सेल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। 37 पेपर में नरेशन पे आधा मार्क रहता है। अगर एक एंट्री पे 2 मार्क है तो समझ जाइए नरेशन में आधा मार्क रहेगा। अगर एक एंट्री पे 1 मार्क है तो नरेशन पे 0.25 रहेंगे। तो आपको एग्जाम में नरेशन लिखना मैंडेटरी है। बीइंग गुड्स सोल्ड। बहुत बड़े बड़े नरेशन नहीं भी लिखे तो चलेगा, आप शॉर्ट में नरेशन लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। बेटा एक व्यक्ति का सेल दूसरे व्यक्ति का बन गया परचेस। सीमा बोलेंगी कि मैंने माल खरीदा है, परचेस मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। वो अपने परचेस के खर्चे डेबिट करेंगी। वो बोलेंगी कि मैंने ये माल रोमा से खरीदा है, मतलब हु इज द गिवर, रोमा इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। रोमा का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस। हाथों हाथ इसकी पोस्टिंग भी करते चलो। सीमा रोमा की बुक में सीमा का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो यहां पे लिख लो रोमा की बुक में सीमा का अकाउंट। सीमा है उसकी डेटर, तो यहां पे एंट्री बनी सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल 37। और ये बात हमेशा याद रखो, अगर आपके प्रॉब्लम में परचेस या सेल की एंट्री न भी हो तो भी आपको अकाउंट में परचेस सेल का इफेक्ट बताना कंपलसरी है, उसके बिना आपका प्रॉब्लम टैली होगा नहीं। तो अगर जब भी आप लेजर बनाएंगे तो प्रॉब्लम में दिया हो ना दिया हो, आपको सेल परचेस का इफेक्ट लेजर में बताना अनिवार्य है। फिर आइए इधर, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोमा। तो यहां पे हम अकाउंट बनाएंगे रोमा का। सीमा के लिए रोमा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है 1819 बाय परचेस 37। कभी कभी पेपर में ऐसे भी प्रॉब्लम पूछते हैं कि एक के बुक में जर्नल दूसरे के बुक में लेजर, तो आप एक के बुक में जर्नल लिखो, दूसरे के एंगल से एंट्री बोलो और उस एंट्री का इफेक्ट लेजर पे दिखाते चलो। आगे बढ़े। सीमा एक्सेप्ट बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रोमा फॉर द सेम अमाउंट ऑन सेम डे।
तो उसी दिन एक बिल ड्रॉ किया। ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल होता है, तो वो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हमें ये बिल दिया सीमा ने, क्रेडिट टू द गिवर, सीमा का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। इफेक्ट दिखाइए, बिल रिसीवेबल के सीमा के क्रेडिट पे बिल रिसीवेबल के नाम से, तो सीमा के क्रेडिट पे बिल रिसीवेबल के नाम से 37। बेटा एक इंसान का बिल रिसीवेबल दूसरे इंसान के लिए बन जाता है बिल्स पेएबल। तो इधर सीमा की बुक में एंट्री बनेगी कि मैंने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके रोमा को दिया। रोमा इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, रोमा का अकाउंट डेबिट। बिल्स पेएबल अपनी लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। इफेक्ट दिखाइए, रोमा के डेबिट पे टू बिल्स पेएबल 37,000। फिर बेटा बिल ये ड्रॉवर की असेट है। ड्रॉवर बिल को 4 तरीके से यूज करता है। वो चाहे तो बिल डिस्काउंट करवा ले, पहला तरीका। वो चाहे तो बिल किसी को एंडोर्स कर दे, दूसरा तरीका। वो चाहे तो बिल कलेक्शन के लिए भेज दे, वसूली के लिए, तीसरा तरीका। या फिर वो चाहे तो बिल अपने पास ही रिटेन करके रखे और खुद ही मैच्योरिटी पे उसका पैसा ले ले। मतलब ड्रॉवर कितने तरीके से बिल को यूज कर सकता है? 4 तरीके से। यहां पे उसने क्या किया, तो लिखा है कि रोमा डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक फॉर 36,200 ऑन 3 अगस्त। तो उसने 3 अगस्त के दिन बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया। बैंक वालों ने उसको 36,200 दिए। बेटा बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 36,200। 37 के बिल के अगेंस्ट बैंक आपको 800 रुपया कम दे रहा है, तो बैंक ने जो 800 रुपये कम दिए वो ब्याज काटा, और इस केस में ब्याज को हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो हम कहेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक वालों ने ब्याज काटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। हमारे पास से बिल गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बेटा बिल को यूज करने की एंट्री सिर्फ ड्रॉवर करता है, ड्रॉवी बिल को यूज नहीं करता तो वो एंट्री भी नहीं करेगा। हम यहाँ समझने के लिए लिख रहे हैं नो एंट्री, एग्जाम में ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कंपैरिजन के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में मत लिखना ऐसा। आगे लिखा है कि ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे बिल जो है वो डिसऑनर हुआ, तो पहले तो हम ड्यू डेट निकालेंगे। ड्यू डेट के लिए आपको बिल का ड्यूरेशन चाहिए जो 2 महीने का दिया है। तो 1 अगस्त से 2 महीना आगे जाइए, 1 सितंबर 1 अक्टूबर,
1 अक्टूबर में 3 दिन प्लस कीजिए 4 अक्टूबर। तो यहाँ पे 4 अक्टूबर के दिन आपके बिल की ड्यू डेट आई। बेटा आपके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वहां पे आपको ड्यू डेट्स पूछी जाती है, उसके कैलकुलेशन पूछे जाते हैं। आपको छोटी सी एक एमसीक्यू की बुकलेट दी है, उसमें आप देखिएगा तो आपको ड्यू डेट वाले प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वो अच्छे से सॉल्व करके देखना। तो 4 अक्टूबर के दिन बिल डिसऑनर हुआ, और डिसऑनर का सिंपल सा नियम है। नियम यह है कि ड्रॉवी से पैसा लेना है, रिलेटेड पार्टी को देना है। क्योंकि हमारे कस्टमर ने बिल डिसऑनर किया तो हम कस्टमर से पैसा लेंगे, और उधर बैंक से हमने लोन ले रखा है तो हम बैंक को पैसा देंगे। तो इसलिए हमेशा डिसऑनर की एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉवी डेबिट और रिलेटेड पार्टी क्रेडिट। तो मुझे सीमा से पैसा लेना है, सीमा का अकाउंट डेबिट। मैंने बैंक से लोन लेके रखा है तो मुझे बैंक को ये पैसे देने हैं, मेरी लाइबिलिटी है, तो बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो हमेशा डिसऑनर की एंट्री का यही रूल रहेगा, ड्रॉवी को डेबिट करो, रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो। बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय सीमा, बीइंग बिल, टिक 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 मत करो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय सीमा। इफेक्ट दिखाओ सीमा के डेबिट पे टू बैंक, सीमा के डेबिट पे टू बैंक, बिल हो गया डिसऑनर 37। बेटा सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो सीमा बोलेंगी कि मैंने ये बिल्स पेएबल डिसऑनर किया तो मुझे अब वापस रोमा को पैसे देने हैं। तो ये अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देंगी, ये एंट्री करेंगी कि बिल्स पेएबल मैं दे नहीं पाई तो ये लाइबिलिटी खत्म, लेकिन मुझे इसका पैसा रोमा को देना है, तो दोबारा रोमा के टुवर्ड्स लाइबिलिटी क्रिएट। तो जब भी आप ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर की एंट्री करेंगे तो आप ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे। बीइंग बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रोमा, तो रोमा के क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बिल्स पेएबल। फिर बेटा आप जानते हैं कि अगर बिल डिसऑनर होता है, अगर वो आपसी सहमति से डिसऑनर हो गया, यानी रिन्यूअल वाला केस रहा, तो नोटिंग चार्ज नहीं लगते। लेकिन बिना बताए अगर आप बिल को डिसऑनर कर रहे हैं तो फिर जिसके भी पास ये बिल है, इस केस में बैंक के पास है, तो बैंक वाले जाके इसकी शिकायत लिखवाएंगे नोटरी पब्लिक के पास। तो पेपर में पूछते हैं कि बिल किसके पास नोटिंग करवाया जाता है, तो किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। तो बेटा नोटरी पब्लिक के पास जाके हमने डिसऑनर की शिकायत लिखवाई और उसमें नोटिंग चार्जेस लग गए जो नॉर्मली होल्डर देता है, इस केस में होल्डर आपका बैंक है, तो नोटिंग चार्ज 160 रुपए के बैंक ने दिए। बेटा बैंक ने नोटिंग चार्ज दिए, बैंक पैसा मांगेगा हमको, हम पैसा मांगेंगे सीमा को, तो हमें सीमा से नोटिंग चार्जेस के पैसे लेने हैं और हमें ये पैसे बैंक वालों को देने हैं। तो 190 रुपए के, सॉरी 160 रुपए के नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो हम कहेंगे कि हमें सीमा से पैसे लेके बैंक वालों को देने हैं। बीइंग नोटिंग चार्जेस
पेड बाय बैंक, बिंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। सीमा के डेबिट पे टू बैंक, ब्रैकेट में लिखिए नोटिंग चार्जेस 160। अब बेटा सीमा के एंगल से सोचिए तो सीमा बोलेंगी कि मेरी गलती हो गई, मैंने बिल डिसऑनर किया। तो बिल अगर डिसऑनर हुआ तो उस पे लगने वाले नोटिंग चार्ज सीमा कहेंगी कि मेरे खर्चे हैं, तो वो उसको खर्चे के रूप में रिकॉर्ड करेंगी। वो बोलेंगी नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और बोलेंगी कि ये नोटिंग चार्ज मुझे देने हैं। किसको देने हैं? रोमा को। तो रोमा के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी है। तो ड्रॉवी की बुक में हमेशा नोटिंग चार्ज की एंट्री क्या बनेंगी? नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, और जो ड्रॉवर है उसका अकाउंट क्रेडिट। इफेक्ट दिखाइए, नरेशन लिखिए, बिंग नोटिंग चार्जेस पेएबल, बिंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। रोमा के क्रेडिट पे बाय नोटिंग चार्जेस 160। सोचो बेटा, एक की बुक में जर्नल और दूसरे के बुक में लेजर पूछा, तो आप दोनों के एंगल से सोचना, दोनों के एंगल से एंट्री बनाना, एक के बुक में एंट्री लिखना, दूसरे के बुक में एंट्री बोल के उसका इफेक्ट लेजर में दिखाना। पेपर में ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं जिसमें एक के बुक में जर्नल और दूसरे के बुक में लेजर पूछा जाता है। फिर बोला है कि सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। सीमा ने बिल के 19 और नोटिंग के 160 तुरंत ही दे दिए। अपने पास पैसा आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बिल के 19 और नोटिंग के 160। देने वाली सीमा है, क्रेडिट टू द गिवर, सीमा का अकाउंट क्रेडिट 19,160। बिंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल, बिंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल and full amount of noting charges paid by Seema, being part amount of bill and full amount of noting charges paid by Seema। सीमा के क्रेडिट पे लिखिए बाय कैश 19,160। बेटा रोमा बोल रही है कि मुझे पैसे मिले, सीमा बोलेंगी कि मैंने रोमा को पैसे दिए। तो सीमा बोलेंगी मैंने रोमा को पैसे दिए, मतलब हु इज द रिसीवर? रोमा इज द रिसीवर। डेबिट टू द रिसीवर, रोमा का अकाउंट डेबिट। पैसे दिए तो अपने पास से कैश चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बिंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल, बिंग part amount of bill paid to Roma along with noting charges, being part amount of bill paid to Roma along with noting charges। रोमा के डेबिट पे लिखिए टू कैश,
19,160, 19,160 पे किए। बेटा आपका 37 का बिल था, उसमें से 19 पे हो गए, यानी 18,000 अभी भी बचे हैं। तो बोलता है कि अ न्यू बिल इज ड्रॉन फॉर बैलेंस। तो अब बैलेंस बचे कितने हैं? 18,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब सामने वाला अपने 18,000 और 2 महीने की देरी से दे रहा है, तो हमने सामने वाले पे क्या लगाया? इंटरेस्ट। तो हम यानी कि रोमा किस पे इंटरेस्ट लगा रही है? सीमा पे। तो रोमा बोलेंगी कि मुझे सीमा से 650 रुपए लेने हैं। सीमा का अकाउंट डेबिट, सीमा से 650 रुपए लेने हैं, और सीमा से जो 650 लेने हैं ये इंटरेस्ट के लेने हैं। तो इंटरेस्ट अपनी इनकम है, क्योंकि अपने को ब्याज मिलने वाला है। तो सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन सीमा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन सीमा। सीमा के डेबिट पे लिखिए टू इंटरेस्ट, 650। एक व्यक्ति की इनकम दूसरे व्यक्ति के लिए बन जाती है एक्सपेंस। तो यहां पे बेटा सीमा बोलेंगी कि मुझे रोमा को 650 रुपए ब्याज के देने हैं, मेरे लिए ये 650 खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। वो कहेंगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये पैसा रोमा को देना है, रोमा के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है। किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो तो डेबिट, देना हो तो क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू रोमा, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू रोमा। रोमा के क्रेडिट पे लिखिए बाय इंटरेस्ट, 650। फिर बोला कि बिल का जितना अमाउंट बाकी रहा, 37 में से 19 मिल गए, 18 बाकी रहे, उसमें ब्याज का पैसा जोड़ दो, यानी 18,650। और 2 महीने के लिए कहता है कि 2 मंथ्स के लिए बिल एक्सेप्ट किया गया, तो हमको नया बिल मिला। बिल रिसीवेबल नया बिल है, अकाउंट डेबिट 18,000 बिल के बचे, 650 ब्याज के जोड़े, तो नया बिल बन गया 18,650 का बिल रिसीवेबल डेबिट। रोमा ने दिया, रोमा का अकाउंट करेंगे क्रेडिट, सॉरी सीमा ने दिया, सीमा का अकाउंट करेंगे क्रेडिट। बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड along with interest, being new bill received along with interest, हमको ब्याज सहित नया बिल मिला। सीमा के क्रेडिट पे बाय बिल रिसीवेबल 18,650, बाय बिल रिसीवेबल 18,650। बेटा एक व्यक्ति का बिल रिसीवेबल दूसरे व्यक्ति के लिए बन जाता है बिल्स पेएबल। तो सीमा बोलेंगी कि मैंने रोमा को बिल एक्सेप्ट करके दिया, रोमा इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर,
18 का बिल, उसमें 650 का ब्याज। बिल्स पेएबल नया एक्सेप्ट किया, पेपर में बीपीबीआर मत लिखना, पूरा बिल्स पेएबल लिखना, पूरा बिल रिसीवेबल लिखना। बीपीबीआर ये एक्सेप्टेड एब्रीवेशन नहीं है, पेपर में नहीं चलते, तो पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। नरेशन, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड along with interest, being new bill accepted along with interest। फिर बोला है द न्यू बिल इज रिटायर्ड। देखो अब इसमें क्या क्या कवर हो गया, इसमें डिसऑनर कवर हो गया और इसमें रिटायर कवर हो गया। अब किसी प्रॉब्लम में कवर हो जाएगा रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी, तो दो केस तो यहीं पे कवर हो गए। कहता है द न्यू बिल इज रिटायर्ड, रिटायर्ड यानी समय से पहले बिल का पैसा पे कर देना, तो न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300। अब इस बिल की ड्यू डेट क्या है, 4 अक्टूबर के बाद 2 महीने का बिल है, यानी कि 4 नवंबर 4 दिसंबर। तो वो बोलते हैं कि उस ड्यू डेट से 1 महीना पहले ही, मतलब कि 4 नवंबर के दिन, या आप चाहो तो ग्रेस पीरियड जोड़ के भी ड्यू डेट निकाल सकते। 4 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर 4 दिसंबर, उसमें 3 दिन प्लस यानी 7 दिसंबर। तो जो पैसे आपको 7 दिसंबर को मिलने थे वो 1 महीना पहले मिल गए, यानी कि वो पैसे आपको 7 नवंबर के दिन ही मिल गए। तो ड्यू डेट से 1 महीना पहले पैसा मिला, पैसा मिला तो हम कहेंगे बैंक डेबिट 300 रुपए कम मिले, यानी 18,350 मिले, बैंक अकाउंट डेबिट। सामने वाले को हमने रिबेट दिया, वो जल्दी पैसे दे रहा था तो हमने 300 रुपए माफ कर दिए, रिबेट अकाउंट डेबिट। और पैसा मिला तो अब बिल रिसीवेबल अपनी असेट नहीं रहा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बीइंग बिल रिटायर्ड अ मंथ बिफोर, बीइंग बिल रिटायर्ड अ मंथ बिफोर। इफेक्ट इसका अकाउंट पे नहीं आएगा, इस लेवल पे आप सीमा का अकाउंट बंद कीजिए, दोनों तरफ सीमा के अकाउंट में टोटल जो है वो सेम आ जाएंगी। $37,160, 650, 74,810। इधर भी टोटल लगा लो, 37, 19, 160, 18, 650, 74,810। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे रिटायरमेंट की 7/11 को। सीमा बोलेंगी कि मैंने बिल्स पेएबल का पेमेंट समय से पहले कर दिया, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी खत्म हो गई तो बिल्स पेएबल डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। हमने पैसे दे दिए, लाइबिलिटी कम हो गई। पैसा दिया, बैंक से पैसे गए, 18,350, और हमें रिबेट मिला। फायदे की बात है अपने लिए कि 300 रुपए कम देने पड़े। बीइंग बिल रिटायर्ड अ मंथ बिफोर, हमने 1 महीना पहले बिल का रिटायरमेंट किया।
बेटा यहाँ पे एक पोस्टिंग नहीं आई, वो ले लो, ये एंट्री, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 18650, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 18650, टोटल लगाओ, दोनों तरफ सेम आएंगी, 74,810 और 74,810। तो बेटा इस केस में बिल का डिसऑनर था और बिल का रिटायरमेंट था। आप करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। जितना पूछा है उतना ही करना। आपको बोला कि जर्नल एंट्री बनाओ सागर की बुक में और सागर का अकाउंट बनाओ प्रसाद की बुक में, यानी एक के बुक में जर्नल और दूसरे के बुक में पूछा है लेजर, तो आप एक के बुक में जर्नल और दूसरे के बुक में लेजर बनाएंगे, लेकिन आपको सोचना दोनों के एंगल से है और लेजर पे उसका इफेक्ट भी दिखाना है। शुरू कीजिए।
बेटा बातें नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। बातों का जमा खर्ची खत्म नहीं होता। कितने लोगों का हो गया? जिनका हो गया वो नीचे वाला करो।
बेटा देखिए क्वेश्चन 10 समझा रहा हूं, जिनका नहीं हुआ वो लोग ध्यान दो, बाकी जिनका हो गया वो क्वेश्चन 4 करो। क्या बोलता है, सागर ड्रॉन आफ्टर साइड बिल। देखिए बिल दो तरह के होते हैं, एक आफ्टर डेट और एक आफ्टर साइट। आफ्टर डेट बिल वो होता है जहां पे हम बिल की मैच्योरिटी उस बिल को जिस दिन लिखा गया वहां से गिनते हैं। मतलब ड्रॉवर ने बिल लिखा 5 जनवरी को, तो अगर वो आफ्टर डेट बिल है तो 5 जनवरी से ड्यू डेट गिनी जाएंगी। पर ड्रॉवी ने बिल साइन किया 10 जनवरी को, और अगर वो आफ्टर साइड बिल है तो फिर उसकी मैच्योरिटी 10 जनवरी से गिनी जाएगी। तो आफ्टर डेट यानी ड्रॉवर वाली डेट से बिल की मैच्योरिटी गिनना, आफ्टर साइट यानी ड्रॉवी के एक्सेप्टेंस की डेट से बिल की मैच्योरिटी गिनना। इस प्रॉब्लम में इस टर्मिनोलॉजी का उतना कुछ काम है नहीं, पर ये एमसीक्यू में पूछते हैं इसलिए बता दिया। आफ्टर डेट यानी ड्रॉवर ने जो बिल लिखा वहां से मैच्योरिटी गिनो, आफ्टर साइट यानी ड्रॉवी ने जब एक्सेप्ट किया वहां से उसकी मैच्योरिटी गिनो। तो सागर ने एक बिल ड्रॉ किया 21 नवंबर को 21,000 का 3 महीने के लिए प्रसाद पे। आपको सागर की बुक में एंट्री पूछिए तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी, बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल डेबिट, प्रसाद का अकाउंट क्रेडिट। आपको लेजर बनाने बोला, प्रसाद की बुक में किसका लेजर बनाने बोला, सागर का। तो जब आप ये सागर वाला लेजर प्रिपेयर करेंगे तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि किसी भी लेजर में क्या होना कंपलसरी है, तो किसी भी लेजर में सेल या परचेस की एंट्री का इफेक्ट होना कंपलसरी है। मतलब जब आप प्रसाद की बुक में सागर का अकाउंट बनाएंगे तो एक बंदे का सेल दूसरे का बनेगा परचेस, तो ये एंट्री करेगा परचेस डेबिट टू सागर, यानी सागर के क्रेडिट पे आपको परचेस की एंट्री लिखनी पड़ेगी, बिना परचेस के एंट्री के अकाउंट बनेगा नहीं। तो एक व्यक्ति का बिल रिसीवेबल दूसरे के लिए बन गया बिल्स पेएबल, ये बोलेगा सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 21,000, 21,000। फिर बोला है द बिल इज डिस्काउंटेड, हमने बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाया, एंट्री बनेगी बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक वैसे ही जैसे अभी वाले प्रॉब्लम में बनी थी। ऑन मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू द बिल। जहां रिन्यूअल रहेगा वहां डिसऑनर रहेगा, तो रिन्यूअल इज इक्वल टू डिसऑनर। बिल डिसऑनर करने की एंट्री बनेगी, सागर बोलेगा कि मुझे प्रसाद से पैसा लेना है और मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो मुझे बैंक वालों को पैसा देना है। तो आपकी थर्ड एंट्री बनेगी सागर की बुक में प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर प्रसाद एंट्री करेगा, वो बोलेगा कि बिल डिसऑनर हुआ तो वो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सागर करेगा, तो आप सागर के क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बिल्स पेएबल, बिल डिसऑनर हुआ। सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बेटा बिल आपका 21 का था और नया बिल बना 21,750 का, तो इसमें 750 आपका इंटरेस्ट है। तो सागर चौथी एंट्री करेगा ब्याज लगाने की, एंट्री बनेगी प्रसाद से पैसा लेना है, प्रसाद डेबिट, इंटरेस्ट अपनी इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट। प्रसाद बोलेगा कि इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिट, सागर को देना है, सागर का अकाउंट क्रेडिट, यानी वो सागर के क्रेडिट पे 750 रुपए इंटरेस्ट की एंट्री करेगा। फिर नया बिल मिला,
पांचवी एंट्री आपके नए बिल के मिलने की बनेगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, प्रसाद का अकाउंट क्रेडिट। प्रसाद बोलेगा कि मैंने सागर को बिल एक्सेप्ट करके दिया, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 21,750। 5 एंट्री हो गई। सागर डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। जैसा आपको बताया कि बिल के 4 तरीके से यूज हो सकते हैं। ड्रॉवर बिल डिस्काउंट कर सकता है, एंडोस कर सकता है, कलेक्शन के लिए भेज सकता है या खुद के पास रख सकता है। इसने बिल का क्या किया, कलेक्शन को भेजा। बिल यूज करने की एंट्री केवल ड्रॉवर करता है, तो सागर एंट्री करेगा बैंक कलेक्शन डेबिट, क्योंकि बिल बैंक में गया, और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। प्रसाद ने बिल को ऑनर किया ऑन ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 250। बैंक वालों ने पैसे वसूल करके लाए, 250 रुपए उन्होंने अपने काट लिए। तो हम बोलेंगे हमारे पास पैसा आया, बैंक डेबिट 21,500, बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक चार्जेस डेबिट 250, और बैंक कलेक्शन को ये बिल गया था, तो बैंक कलेक्शन अकाउंट को हम बंद कर देंगे क्योंकि पैसे आ गए। तो बिल ऑनर करने की एंट्री, तो टोटल 7 एंट्री बनी। बेटा इधर आपके सागर का अकाउंट टैली हो जाएगा। सागर के क्रेडिट पे 3 एंट्री है और डेबिट पे 2 एंट्री है, तो 7 एंट्री बनेंगी। जिनका हो गया वो चौथा करो, जिनका नहीं हुआ वो अगले जन्म तक 10वां ही करते रहो। कितने लोगों का क्वेश्चन 10 हो गया? क्वेश्चन 10 में 7 एंट्रीज बनेंगी सागर की बुक में, और सागर का अकाउंट बनेगा प्रसाद की बुक में। और ये जो अकाउंट बनेगा इसके क्रेडिट पे आप देख सकते हैं कि 3 एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है, और इसके डेबिट पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 एंट्रीज दिखाई दे रही है, और टोटल लगाएंगे तो 42,750 टोटल आती है। बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता, और आप में से ज्यादातर लोग अभी एग्जाम को महीना भर नहीं बचा है और उन्होंने दिमाग चलाना शुरू ही नहीं किया। अब क्या अगले जन्म में दिमाग चलाओगे? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा अब आपको, वही एक रास्ता बचा है। चौथा वाला समझ लो। कहता है पंकज परचेस गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट। आपको यहाँ पे 3 लोगों की बुक में एंट्री पूछी है, लेकिन अभी फिलहाल आप 2 लोगों की बुक में ही करो। 3 लोगों की बुक वाली मैं अगले लेक्चर में डिटेल एक प्रॉब्लम है उसमें समझाऊंगा आपको। तो पंकज ने माल खरीदा ओम प्रकाश से, तो आपके लिए पंकज हो गया ड्रॉवी, ओम प्रकाश हो गया ड्रॉवर। अभी के लिए जगदीश को इग्नोर करो। कर लो, बात ही कर लो। मतलब आता जाता कुछ नहीं अपने को, बातें अपने को दुनिया की करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता मालूम? घर से पढ़ के आना पड़ता और फिर वो रिवाइज होता है। यहाँ क्या होता है, सिर्फ मेरी रिवीजन होती, आप सिर्फ बैठ के देखते, खुद मेहनत रत्ती भर नहीं करते, खुद प्रॉब्लम एक सॉल्व करके नहीं देखते, और यहाँ समझा रहा तो बड़बड़ करते। बोला है पंकज परचेस गुड्स फ्रॉम ओम प्रकाश, तो पंकज एंट्री करेगा एज अ ड्रॉवी और ओम प्रकाश एंट्री करेगा एज अ ड्रॉवर। तो ओम प्रकाश बोलेगा कि मैंने पंकज को माल बेचा, तो वह एंट्री करेगा पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल। पंकज बोलेगा मैंने माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश। कितनी तारीख लिखेंगे? 15 अप्रैल। ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइड बिल। अब ऊपर वाले प्रॉब्लम में भी आफ्टर साइड बिल था,
लेकिन वहां पे डेट का कोई खास काम पड़ा नहीं, पर यहाँ है। बिल आपका 15 अप्रैल का है, और बेटा ये बिल जो है वो पंकज ने एक्सेप्ट कब किया? 18 अप्रैल। तो अब दो डेट दी है, एक बिल लिखने की डेट। अगर बिल लिखने की डेट से ड्यू डेट निकालोगे तो वो कहलाता है बिल आफ्टर डेट, और अगर बिल एक्सेप्ट करने की डेट से ड्यू डेट निकालोगे तो वो क्या कहलाता है? बिल आफ्टर साइट। साइट यानी देखना। तो ड्रॉबी ने बिल को देखा, और बिल को देखने के बाद उसने बिल साइन किया, वहां से आपको बिल की ड्यू डेट गिननी है। तो अगर आप ड्यू डेट निकालोगे 3 महीने बाद, तो 18 अप्रैल के बाद में 18 मई, 18 जून, 18 जुलाई, उसमें 3 दिन प्लस, तो 18 में 3 प्लस यानी 21। तो आपके बिल की जो ड्यू डेट आएंगी वो 21 जुलाई 2019 आएंगी। और यही अगर बिल आफ्टर डेट होता तो कितने तारीख से गिनते? 15 अप्रैल से गिनते। तो लिखा है ओम प्रकाश ड्रॉज अ बिल, तो दूसरी एंट्री बनी, ओम प्रकाश कहेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, पंकज का अकाउंट क्रेडिट। पंकज कहेगा ओम प्रकाश डेबिट टू बिल्स पेएबल। हो गई दो एंट्री। आगे बोला कि ऑन 20 अप्रैल ही एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 21। बेटा बिल अपना 20 का है और सामने वाला 21 के अगेंस्ट ये बिल लेने को तैयार हो गया, तो आपकी थर्ड एंट्री बनेगी। थर्ड एंट्री बनेगी कि आपने जगदीश का पेमेंट किया, जगदीश इज द रिसीवर, जगदीश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल गया 20,000 का, आपको रिबेट मिल गया 1,000 का। क्योंकि आपने 21,000 के बदले में 20,000 का बिल दिया, तो 1,000 रुपए का आपको रिबेट मिला। बिल को यूज करने की एंट्री सिर्फ कौन करता है? ड्रॉवर। ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई एंट्री होती नहीं। मतलब थर्ड नंबर की एंट्री सिर्फ ओम प्रकाश के बुक में होंगी, थर्ड नंबर की एंट्री पंकज के बुक में नहीं होंगी। ड्यू डेट आई और बिल डिसऑनर हो गया। बेटा बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर बोलेगा ड्रॉवी से लेना है, रिलेटेड पार्टी को देना है, तो वो एंट्री करेगा पंकज डेबिट और जगदीश का अकाउंट कर देगा क्रेडिट। पंकज से पैसे लेने हैं, जगदीश को देने हैं। पंकज भी डिसऑनर की एंट्री करेगा, वो अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देगा। उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या थी? ओम प्रकाश डेबिट टू बिल्स पेएबल। रिवर्स किया तो बिल्स पेएबल डेबिट टू ओम प्रकाश। कुल मिला के इस प्रॉब्लम में कितनी एंट्री हो रही है? 4। देखो एग्जाम पास में है और अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेहनत लगती। ये आप सबको बोल रहा हूँ, ये जितने भी बैठे हैं नगीने, और ये पीछे नगीनियां बैठी है कुछ आधा आधा घंटा लेट आने वाली, तो पढ़ाई करो। उसके सिवा पास नहीं होंगे, है ना। प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई आपका हाथ पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकता। तो थोड़ा सा ध्यान दो, दिमाग चलाओ, डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा वो देखो। 2 साल से क्लास चल रही, अनेक प्रॉब्लम सॉल्व करने को अपन भारी है, अपने को शर्म आनी चाहिए। तो मूर्खों का कैसा है? मूर्खों में कॉन्फिडेंस बहुत रहता, वो खुद को गलत नहीं मानते, वो बोलते मास्टर ही बराबर नहीं पढ़ा रहा, बोलते हम तो सुपर इंटेलिजेंट है ना। तो आपका हाथ पकड़ के पढ़ाया नहीं जा सकता, सोचना आपको ही है, समझे। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। कितने लोगों का चौथा हुआ कंप्लीट? बस वही 10-15 लोग हैं जिनका होता, बाकी सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने आते। देखिए अभी 3 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मैं क्लास नहीं ले रहा। आप लोगों का जिनका ओसी है वो पूरी ओसी की पढ़ाई अच्छे से करो। लेक्चर पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में डाले हुए हैं। 8 चैप्टर है ओसी के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कॉमर्स किंग ऐप पे अपलोड भी किए हैं, वहां से सारे आईएमपी क्वेश्चन प्रिपेयर करो। संडे को 8 से 11 टेस्ट रहेंगी, फिर ये टॉपिक मैं मंडे से कंटिन्यू करूंगा, ठीक। तो जिन नगीनों को ये प्रॉब्लम नहीं जम रहे, कम से कम 2-4 बेसिक के लेक्चर देख के आओ। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़वाया तो उसके बेसिक पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा वो पढ़ के आइए बेसिक।
जाओ।